भविष्य जो है उसको भी कैसे सुरक्षित रख सकें, कैसे आगे बढ़ सकें, किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स वो अपनी डेवलप कर सकें। क्योंकि ज्ञान का होना एक अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान को किस तरह से आप दूसरे तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचा पाते हैं, ये आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये जो तकनीकी ज्ञान है, जो हमारी आवश्यकता के साथ साथ मैं कहूंगी कि आज अनिवार्यता भी होती जा रही है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगी कि जो मैडम ने यह जो वेबिनार आयोजित किया है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आप इससे अवश्य अपने जीवन में कुछ ग्रहण करेंगे और आने वाले भविष्य का उज्जवल निर्माण कर सकेंगे। तो एक बार फिर मैं मैडम फोगाट का इस वेबिनार के लिए स्वागत करती हूँ और मैडम रश्मि सरोहा का आभार प्रदर्शित करती हूँ कि उन्होंने यह प्रयास किया और हमारे विद्यार्थियों को इससे किस तरह से वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, उसके लिए कुछ जो बातें वो उनको बताएंगी जो कि उनके लिए लाभदायक होंगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। एंड मैम हमारे साथ हमारे स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद हैं। आई कैन सी प्रदीप सर। मैं एक दो बात, हाँ, हमारे सबसे बड़ी बात जो आज बहुत लंबे समय के बाद सारे स्टाफ मेंबर्स से हमारा मिलना नहीं हो पा रहा था, जो आज आपने ये जो मीटिंग का आयोजन किया, कम से कम इस हम आज के इस दौर में हैं कि हम भले ही दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम तकनीक के माध्यम से आज सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को भी शुभकामनाएं दूंगी कि अपने घर बैठकर वो अपना, वही बात है, जान भी और जहान भी, जैसे मोदी जी ने कहा है कि हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, लेकिन साथ ही साथ घर पे रहते हुए भी हमें अपनी किसी भी प्रकार के जो हमारे कार्य हैं उनको किसी भी प्रकार से रुकने नहीं देना है। मेरा तो समय थोड़ा सा रह गया है, लेकिन आप लोगों का अभी काफी लंबा समय है और आप आज की पीढ़ी के लोग हैं और आप इस तकनीक का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तकनीकी जो माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा आप आपस में भी जुड़े हैं, अपने बच्चों से भी जुड़े और हमारा जो ये कार्य है इसको निरंतर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you. Pradeep sir, welcome. Good morning. And Geeta Sharma ma'am, good morning. This Poonam Phogat ma'am psychology से हैं, तो I would like to introduce हमारे डिपार्टमेंट की HOD हैं गीता शर्मा मैम. Welcome ma'am. I can't see Rekha ma'am. Are you there, Rekha ma'am? I think और स्टाफ मेंबर्स अभी नहीं जुड़ पाए हैं. So मैम स्टार्ट करें. ठीक है, बच्चे कितने हो गए? मैम 27. ठीक है, चलो कर लो. Okay, I invite Dr. Poonam Phogat. पहले दे देना. ठीक है मैम. Dr. Poonam Phogat जी, please start your address. Thank you. Calling me. And मेरी PPT आपके लिए? Yes ma'am, मेरे पास आपकी PPT है. So I will be able to see it on the screen because I am not able to open mine. Okay, should I share my screen, ma'am? Sure. I'll do that. Okay. And there's a disturbance. Somebody's. I would request all the participants, please, अपने mics को आप mute कर लीजिए, so that there is no disturbance. आप speaker को अच्छे से सुन पाएंगे. Principal madam and मेरे psychologist के है एंड मैं क्षमा चाहूंगी पहले, क्योंकि मेरी थोड़ी
हिंदी में, क्योंकि हम लोग ज्यादा नहीं बोलते अपने कॉलेज में, तो मेरा थोड़ा सा हिंदी टेक्निकल शब्द नहीं होंगे, बट मैं हिंदी में आराम से बात कर सकती हूँ। तो आई होप ये कोई आपके लिए समझने में मुश्किल नहीं होगा, बट मैं आपको टेक्निकल शब्द नहीं बता पाऊंगी। हालांकि मैंने एक पेज पूरे पे लिख के रखा है कि किसको क्या बोलते हैं, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रश्मि, आप मेरी स्लाइड्स चला सकते हैं इन केस। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही करते हैं, कम्युनिकेशन एनिमल्स भी करते हैं। तो कम्युनिकेशन का इतना महत्व क्यों है हमारी जिंदगी में, कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हुआ हमारे लिए, ये बड़ा जानने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसी चीज थी जो इंसानों को जिसने अलग किया जानवरों से, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट था जो अलग करता है, वो था वर्बल कंपोनेंट। मतलब कि जब जो इंसान ने अपनी भाषा डेवलप की, अलग अलग उसमें भी इतनी इतनी डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं डेवलप की कि आपको आपके मन में जो विचार थे, आपके मस्तिष्क में जो विचार थे, आप उनको कह पाते। ये इंसानों का बड़ा ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स कम्युनिकेट नहीं करते हैं, सब एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो रश्मि, पीपीटी स्टार्ट नहीं हुई है। सो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्यों है, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, हमको कम्युनिकेट करने की जरूरत क्या पड़ती है इंसानों को, कम्युनिकेशन के पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। Are you not able to see the presentation, ma'am? Is it there? But you are, हाँ, या कम ऑन टू थर्ड वन। तो जब हम कम्युनिकेशन बात करते हैं, इंसानों ने अपने आप को आपस में विचार करने के लिए कम्युनिकेशन के इतने सारे तरीके बना दिए हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम कम्युनिकेट किस लिए करते हैं, हम कम्युनिकेट किस लिए करते हैं, अगर आप देखेंगे तो हमको अपनी सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो ये पड़ती है कि हम अपने विचार दूसरों को बताना चाहते हैं, हमको क्या आइडियाज आ रहे हैं, क्योंकि इंसान ने इतनी तरक्की की है, उतना इतना उसका दिमाग चलता है, इतनी उसकी सोच चलती है, वो चीजें व्यक्त करना चाहता है। तो वो अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या उसको कुछ व्यक्त करना है जो वो महसूस कर रहा है, जैसे आजकल के टाइम में कोरोना में जब इतना स्ट्रेस किसी को महसूस कर रहे हैं या कोई किसी को डर लग रहा है, तो उसको ये बताने के लिए कम्युनिकेशन आनी चाहिए। कम्युनिकेशन हमको अवेयरनेस देता है कि हम कहाँ, हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए और हमको कम्युनिकेशन चाहिए। हमारे अगर कोई गोल्स हैं, जैसे आज का टॉपिक भी था है जो करियर के लिए कम्युनिकेशन, अगर हमारा कुछ गोल है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन ये कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से हमको कम्युनिकेट करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है इस चीज में। ऑल्सो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमको एक आइसोलेशन की फीलिंग नहीं होती है। मतलब कि जब हमको अपने आपसी रिश्ते बढ़ाने हैं किसी के साथ, या हम किसी के साथ हैं और हमको वो मोमेंट एंजॉय करना है, चाहे एक के साथ हो, चाहे ग्रुप के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो जैसे आप, तो आपको आइसोलेटेड फील नहीं होता है। स्पेशली बिकॉज क्योंकि इंसान का जो एवोल्यूशन हुआ है वो यही हुआ है कि वो सबके साथ रहने के तरीके सीखे हैं उसने, और वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। वो एक सोशल एनिमल, जैसे आपने हमेशा से पढ़ते हुए आए। ऑल्सो हाईलाइट इश्यूज कुछ हैं, अगर कोई चीजें हैं जो आपको हाईलाइट करनी है, कोई चीजें जो आपको बहुत महत्व दे के बतानी है, वो कम्युनिकेशन के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लेके आती है, सब चीजें लेके आती हैं, ये लोगों को पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा या पब्लिकेशंस के द्वारा, जो गवर्नमेंट के जर्नल्स पब्लिश होते हैं, जो गवर्नमेंट की बुक्स पब्लिश होती है, पॉलिसी पेपर्स पब्लिश होते हैं, ये सारे भी यही दिखाते हैं कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, और चाहे वो अमौखिक हो। तो हमारी कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके की होती है। और तीसरा कम्युनिकेशन का मकसद है मासेस को एजुकेट करना। जब हम अपने पढ़ाते हैं, जब हम अपने कॉलेज में, स्कूल्स में, या बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये एजुकेशन का माध्यम भी है। कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है किसी को पढ़ाने का। रश्मि, yes ma'am, this one ma'am, here next.
डेफिनेशन। सो कम्युनिकेशन होता क्या है, हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? क्या ये सिर्फ एक इंसान का बोलना और दूसरे इंसान का सुनना होता है, या ये कुछ इससे ज्यादा होता है? तो कम्युनिकेशन की अगर आप भाषा डेफिनेशन अगर आप तो ये विचार कम्युनिकेशन आपस में शेयर करना है, अपना जो महसूस कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं उसको आपको बताऊं और आप मुझे अपनी बात बताएं। और ये सिर्फ एक तरीके से, एक साइड से नहीं होता है, ये होता है दोनों तरफ से। जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया और आपने मुझे कुछ बताया, या तो वो फीडबैक होगा जो मैंने बताया के ऊपर, या फिर मेरी बात से आपने बताया और आपने फिर उसको कुछ और उसके बाद जोड़ बताई, वो कम्युनिकेशन होता है। तो इस कम्युनिकेशन के लिए हम पिन भी यूज कर सकते हैं, होते हैं कोई हैंड के जेस्चर्स, जैसे वो जो यूज करते हैं, करते हैं, तो वो हाथों से बता पाते हैं एक दूसरे को। हम शब्द अरुण वत्स प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। मिस्टर अरुण, हम अपने बिहेवियर से बताएंगे। जैसे कि अगर हमको कम्युनिकेट किया और हमको पसंद नहीं आया, हम कहना है, तो हम फिर से बता सकते हैं। ये चीज जरूरी नहीं है आपको किसी फीडबैक देना है, तो आप उसको कह के ही बताएं। ठीक है? यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड। मैम मैं सब लोगों को एक बार म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा मैम। डॉक्टर फुगाट, आई एम म्यूटिंग एवरीवन। ओके, तो पहले जो विचार होते थे, पहले जो हमारी थ्योरी कहती थी कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन होता है कि मैंने किसी को कहा, वो सुन ली, जैसे कि मैं अपने शब्दों में तो कुछ कहा और वो ब्लू वाले ने सुन लिया, समझ लिया। लेकिन अब जो बातें होती हैं, अब जो नई थ्योरीज होती हैं या नया विचार जो है कम्युनिकेशन के बारे में, वो सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता है कि मैंने कहा और दूसरे ने सुन लिया। मैंने कहा, लेकिन मैंने उसको अपने शब्दों में कहा, और जब मैं उसको अपने शब्दों में कहती हूँ, तो मेरे पास कितनी नॉलेज है, मेरे पास कितनी वोकैबुलरी है, मेरे पास शब्दावली मेरे पास कितनी है, क्या मुझे सब कुछ कहना आता है, सब चीजों के लिए मेरे पास शब्द है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। क्या मैं शब्द चूज कर रही हूँ, मेरे पास शब्दावली हो सकती है, तो मैं उस वक्त क्या चूज करती हूँ, वो शब्द निकल के एक स्टेटमेंट या सेंटेंस बन के वो दूसरे के पास जाता है। लेकिन जब वो दूसरे के पास जाता है, वो मेरा मैसेज होता है, वो ट्रैवल करता है। वो आपका फोन पे भी हो सकता है, वो आपका ईमेल पे भी हो सकता है, वो वीडियो, जैसे अभी हम वीडियो चैट कर रहे हैं, इस तरीके का भी हो सकता है। तो ये हमारा माध्यम है बात करने का। तो जब हम बात कर रहे हैं, तो हम मैसेज आपके पास पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि अब ये माध्यम वीडियो चैनल हो गया हमारा, आपस में जूम के थ्रू हम बात कर रहे हैं, इस अंदर डिस्टर्बेंसेस, जिसको नॉइज बोलते हैं, जैसे अभी आपके बहुत शोर आ रहा था या कुछ हो रहा था, ये डिस्टर्बेंसेस हैं। ये नॉइज हमेशा होता है जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी साथ भी, तो ये नॉइज जो होता है हम उसको हटा देते हैं, हम उसको फिल्टर आउट कर देते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो मैं कह रही हूँ वो जरूरी है, या वो जो मेरे को कहना चाह रहा है वो जरूरी है, सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद जब कोई रिसीवर जो है, दैट मीन जो ब्लू वाला है, जो रिसीवर है, वो उस बात को जो मैंने कहा, जो मैंने शब्द चूज किए, जो जिस तरीके से मैंने उसे बोला, उसको लेगा, फिर उसको डिकोड करेगा कि इसका मतलब ये बनता है। ठीक है? तो जो मैंने कहा, एक ने कहा और दूसरे ने उसको डिकोड करके फिर से उसका मतलब निकाला है कि ये मतलब बनता है, वो उसके बाद उसको फिर से रिस्पॉन्ड करेगा कि ठीक है, क्या तुम ये कहना चाहते हो। तो दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। मतलब वो रेड से जाके ब्लू पे बात खत्म नहीं होती है, वो रेड से जाके ब्लू पे जाती है, ब्लू उसको प्रोसेस करता है और ब्लू फिर आपको भेजता है।
तो ये आदान प्रदान जो है ये चलता रहता है, ये एक जगह से जाके दूसरे पॉइंट पे ए से बी पे खत्म नहीं होता है, ए से बी पे जाता है, बीच में कुछ चीजें काम करती हैं, वो मैसेज कैसा था, किस तरीके से कहा गया, कितना शोर था, कितनी सफाई से कहा गया, वो उसके पास पहुंचेगा, वो उसको इंटरप्रेट करेगा और फिर वो उसको वापस जवाब देगा। जो उसकी समझ होगी और जो उस ग्लू वाले की भी जो शब्दावली होगी उस पे उसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शनल मॉडल है, मतलब ये हमारे बीच में अक्सर चलता रहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा था, तुमने ऐसा क्यों समझा। ये इसीलिए होता है क्योंकि बीच में नॉइज होता है, किसी की वोकैबुलरी खराब होती है, किसी को समझ नहीं आता, जल्दबाजी में किसी ने कुछ और चूज कर लिया, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो और जो हमने कहा नॉइज चल रहा है, नॉइज कभी-कभी इंटरनल होता है, मतलब अंदर का होता है, जब भी सांस लेते हैं आपकी रीच अप है, जैसे मैं बोल रही हूँ और भी चल रही है, ये आपका इंटरनल नॉइज होता है। या कभी-कभी क्या होता है कि आप इमोशनल हो, अगर आप इमोशनल होंगे उस वक्त तो हो सकता है जो चीजें आप समझ रहे हो वो एक अलग ही तरीके से समझे, तो वो भी होता है इंटरनल नॉइज, जैसे कि जो बोला गया वो नहीं है। सो इट इज नॉट लाइक न्यूज कि आप टीवी पे चैनल देख रहे हैं न्यूज का और जो कहा जा रहा है आप उसको वैसे ही समझ रहे हैं। आप जो ह्यूमन कम्युनिकेशन, हम रियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपस में इंटरेक्शन चलता रहता है। आजकल आपने देखा होगा इसमें एक नई चीज जो ऐड हो गई है वो ये है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है जैसे कि आपका एलेक्सा होता है फोन के अंदर, जब एलेक्सा को बोलो एलेक्सा गाना चला दो तो एलेक्सा गाना चला देती है, एलेक्सा को बोलो एलेक्सा क्या तुम्हें ये मालूम है तो एलेक्सा जवाब देती है। ठीक है, वो भी कम्युनिकेशन है। लेकिन एलेक्सा से अगर आप एलेक्सा से आप ये भी पूछेंगे ना आप कैसी महसूस कर रहे हो आज, एलेक्सा कैसे हो आप, तो एलेक्सा कहेगी मैं अच्छी हूँ। ठीक है, तो एलेक्सा आपको जवाब देती है, बट एलेक्सा के अंदर ये मॉडल्स, ये रिप्लाईज फेड इन है, मतलब एलेक्सा प्रोसेस नहीं करती है हमारी तरह जैसा, जिस तरीके से कि आज अगर मैं एलेक्सा से पूछूं एलेक्सा तुम कैसी हो, तो आज भी वही जवाब होगा और एलेक्सा का जवाब कल भी वही होगा, जब तक वो सिस्टम अपडेट नहीं हो जाता उसका तब तक वही जवाब होगा। लेकिन हम जो इंसान है, अगर आप मुझे पूछोगे कि आप कैसे हो तो आज मेरा जवाब अलग होगा, और अगर आप मुझे 2 घंटे बाद या शाम को पूछते हो तो मेरा जवाब बदल जाता है। तो हम इंसानों का इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी, कि जो हम ना कहना चाहें या जो हमने नहीं कहा हो उसका मतलब कुछ और ही ले लिया जाता है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाती है। ठीक है रश्मि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, रश्मि अगली स्लाइड कर दीजिए। हाँ जी, yeah, तो जब types हम of कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन किस जी, तो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होता है, कम्युनिकेशन को ये सिंपल कैटेगराइजेशन है, इसका कोई खास वैसे मायने नहीं है क्योंकि हमने समझ लिया है कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत तरीके से किया जा सकता है। कम्युनिकेशन वर्बल भी होता है, मतलब जो मैं कह रही हूँ या मैं जो मैं आपको लिख के भेजती हूँ वो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है या ओरल कम्युनिकेशन होता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो लिखा ना गया हो बट कहा गया हो, समझ में आ गया हो, किस तरीके से होगा वो इस तरीके से, मेरी टोन क्या थी, मैंने किस तरीके से बोला, क्या मैंने एम्फेसिस कहाँ दिया, मेरी आवाज ऊंची कहाँ हुई, नीचे कहाँ हुई, ये सब चीजें हम इसमें डिटेल में जाएंगे बाद में। तो नॉन वर्बल हो सकता है मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, हाथ चला रही हूँ नहीं चला रही, और दूसरा होता है किस तरीके से या कहाँ कहा जाता है, कहाँ की कम्युनिकेशन है वो, जैसे कि इस वक्त हम एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में है, तो रश्मि हो सकता है मेरी दोस्त हो सकता है मेरी स्टूडेंट हो सकता है मेरी कोलीग हो, लेकिन जब मैं एज ए स्टूडेंट बात करती हूँ मैं अलग तरीके से बात, जब मैं एज अ फ्रेंड बात करती हूँ अलग तरीके से बात करती हूँ, जब मैं एज अ कोलीग बात करती हूँ एक अलग तरीके से बात करती हूँ, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। आपने देखा होगा राइट अ फॉर्मल लेटर टू प्रिंसिपल, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है क्योंकि उसमें हम जो शब्द चूज करते हैं, जो जो रिस्पेक्ट के वो शब्द चूज करते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, और उसमें हम कैजुअल लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, जो जो तो जहाँ पे बोली जाए, जैसे कि अगर आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं तो आप कैजुअली नहीं बोलेंगे, तरीके से बात करेंगे, अदब से बात करेंगे। और इनफॉर्मल वो है जो अपने दोस्त यारों के साथ, अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन बहुत तरीके से
हेलो डॉक्टर पूनम फोगाट, कैन यू हियर? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. ओके, हाँ जी रश्मि, एक सेकंड. I Yeah, can hear Rashmi. you now. Yeah. Okay. Okay. So move on to the next one. Okay. अब हम जो बात करते थे कि कम्युनिकेशन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है या क्या इसमें इतनी खास बात है. तो अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन के जो फैक्ट्स जो हमको बताते हैं कि 76% ऑफ आवर वेकिंग आवर्स आर स्पेंट इन सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब हम अपने दिन का 75% हिस्सा हम किसी न किसी तरीके से बातचीत में, संचार में, वाद विवाद में स्पेंड करते हैं, जिसमें 9% हो सकता है हम राइटिंग में स्पेंड करें, 16% हम रीडिंग में स्पेंड करें, 30% टॉकिंग में एंड 40 to 57% लिसनिंग में. ये बेसिकली एक रफ आइडिया है. रिसर्च के हिसाब से हम इतना स्पेंड करते हैं. कुछ लोग ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी जॉब क्या है. जैसे कि अगर आप एक न्यूज एंकर हैं तो हो सकता है आपका टॉकिंग टाइम ज्यादा हो, या आप टीचर है फॉर एग्जांपल, हम 6-6, 8-8 घंटे कभी कभी बात करते हैं अपने स्टूडेंट से. क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस होती है तो आप बातचीत करते रहते हैं. तो ये आपका डिपेंड कर सकता है. 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जब कम्युनिकेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है वो होती है डिफरेंसेस इन ओपिनियन के द्वारा. 90% इज ड्यू टू द टोन ऑफ द वॉइस. हम ये कह रहे हैं कि जो अक्सर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं बातचीत में, जो हमारे किसी भी अपने दोस्त से, अपने फॉर्मल कोलीग से, ये 90% होती है हमारे गलत टोन की वजह से, ना कि डिफरेंस इन ओपिनियंस की वजह से. अगर हमारा ओपिनियन किसी से अलग है और हम उसको गलत तरीके से, गलत टोन यूज करके बात करते हैं, तो दूसरा वाला जो हमने कहा ना, एक से दूसरा बोलेगा वापस आपको, वो फीडबैक गलत ले लेगा उसको टोन की वजह से, एंड वो आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगेगा. सो हम ये कह रहे हैं कि 10% सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होती है डिफरेंस इन ओपिनियन की वजह से. तो हमको ओपिनियन से प्रॉब्लम नहीं होती लोगों के, हमको लोगों के टोन से प्रॉब्लम होती है. इसीलिए कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए वो बहुत जरूरी है. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा, इनके साथ ऐसा कुछ वो नहीं है, कॉपीराइट नहीं है. आई हैव आल्सो टेकन इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ना. ओके मैम. ठीक है. ओके, तो हमने एक वर्बल और नॉन वर्बल कंपोनेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से हम अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को दूसरे को दिखाते हैं कि हम क्या हैं. हम एक होता है सिर्फ अपीयरेंस, जो नॉन वर्बल कंपोनेंट होता है. मैं कैसी हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं किस तरीके से रहती हूँ, मैं आपके सामने कैसे आती हूँ, ये मेरा सिर्फ अपीयरेंस है, ये मेरा नॉन वर्बल एस्पेक्ट है. बट कम्युनिकेशन के दोनों पार्ट होते हैं. वर्बल 35% होता है और नॉन वर्बल 65%. पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए. आप अनम्यूट कर दीजिए. मैं ठीक है मैम. ओके, सो वर्बल कंपोनेंट सिर्फ 35% होता है, सिर्फ 35%. हमारा ज्यादातर कंपोनेंट जो होता है वो नॉन वर्बल होता है. दैट मींस अगर हमको फॉर्म करना है अपना, जैसे आप इंटरव्यू में गए, जॉब इंटरव्यू में गए, या एक्चुअली आप जॉब कर रहे हैं, या आप किसी फ्रंट डेस्क पे हैं, जैसे स्कूल्स की फ्रंट डेस्क होती है, रिसेप्शन पे होता है, या भी आपको ह्यूमन इंटरेक्शन करना है, वहां पे नॉन वर्बल कंपोनेंट 65% बहुत मायने रखता है. नॉन वर्बल कंपोनेंट जैसे कि मैंने आपको कहा, आपकी आवाज की टोन कैसी है, पिच कैसे, किस तरीके से बात कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप किस तरीके से फेस, क्या आपका फ्राउनिंग फेस है, जैसे कि अक्सर लोगों का एक्सपीरियंस रहा है और इस पे जोक्स भी बहुत बने हैं, जैसे कि लोगों का बैंक वालों के साथ जो एक्सपीरियंस होता है. तो बैंक के अक्सर ये होता है कि गवर्नमेंट बैंक्स में आप जाओ तो सबका अजीब सा मुंह बना होता है. दे डोंट वांट टू आंसर एनी क्वेश्चन. आपने इधर जाइए उधर जाइए.
क्यों? क्योंकि उनका फेशियल एक्सप्रेशन ही ऐसा होता है कि पहले तो आप अप्रोच करने में डरेंगे कि यार ये पहले ही गुस्से में बैठा है, और फिर जब आप उनसे कुछ सवाल पूछ लेंगे, मान लीजिए वो इंसान नहीं है सब उस सवाल के लिए भी, वो अलग काउंटर का है, लेकिन वो आपसे इस टोन में बात करेगा कि आप वहां से बिल्कुल ही गायब होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका काम होता है इसलिए आप जाना पड़ता है आपको। दिस फेशियल एक्सप्रेशन का इम्पोर्टेंस, प्लेजेंट फेस होगा तो आपको अच्छा लगेगा बात करने में, बातचीत करने में, वो करने में। अगर आपने देखा हो नर्सरी स्कूल की टीचर्स जो होती हैं वो अक्सर मतलब यंग होती हैं, हैप्पी होती हैं, या उनका फेस प्लेजेंट होता है, वो इस तरीके से कभी बात नहीं, क्योंकि उनको छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। टोन ऑफ द वॉइस, मूवमेंट, मतलब अगर मैं बात करते करते आपसे कंटिन्यूअसली मूव करती रहूं या ऐसे ऐसे शेक करती रहूं, ये मूवमेंट होता है। मूवमेंट इज बेसिकली एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी है, होती है हमेशा। अगर एक्सेस ऑफ एनर्जी है तो कभी कभी कुछ लोग बचपन से या एडोलेसेंट्स में जैसे भी वो हैबिट डेवलप कर लेते हैं शेकिंग की, या पेन क्लिक करने की, या पेंसिल घुमाने की, या उसको पेन टिक 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 करते रहते हैं। सो दीज आर मूवमेंट दैट पीपल डू। ये मींस अगर अगर बहुत ज्यादा हो, बहुत रेपिटेटिव हो, तो सबको प्रॉब्लम होती है, किसी को पसंद नहीं है। तो हम नॉट हिलाते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इशारे करते हैं। मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, बट एक्सेस ऑफ मूवमेंट भी अच्छा नहीं लगता। अगर यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू या कुछ ऐसी जगह पे, तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके की, मान लीजिए आप जाते हैं, एंटर करते हैं और आप शेक कर रहे हैं, या आप अपना हाथ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका हाथ शेक कर रहे हैं, दिस इज एन इनफ नर्वस। क्या नर्वस हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि हम कभी नर्वस नहीं है या मैं कभी नर्वस नहीं, मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, नर्वस सब होता है, इट्स नेचुरल, क्योंकि जब जब तक आप नर्वस नहीं होंगे, ये इंडिकेट ही नहीं करेगा आप स्ट्रेस हैं थोड़े, आप अच्छा पढ़ के आए हैं, आप कोशिश करके आए, मेहनत करना चाहते हैं, आप क्लियर करना चाहते हैं इस इंटरव्यू को, तब तक वो इंडिकेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही शो कर देंगे कि आप नर्वस है, तो वो ज्यादा है। आपको उसको कंट्रोल करना है, आपको अपने हाथ नीचे रखने और आराम से बात करने की कोशिश करनी है, तो अपने आप वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। सो अपीयरेंस, आई कॉन्टैक्ट एंड जेस्चर्स एंड पोस्चर, हम इसके ऊपर फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। वेलकम बैक टू, ये आगे भी है, ठीक है। तो ये सारी कंपोनेंट आपका नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होता है। रश्मि, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? यस मैम। मैम जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट मैं पार्टिसिपेंट्स के लिए करना चाहती हूँ। अगर आपका मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप फिर से कनेक्ट कीजिएगा उसी लिंक को यूज कर कर। आई गॉट अ मैसेज हियर कि इसमें टाइम लिमिट नहीं है मेरे ख्याल से, तो देख लेना। आई थिंक शायद नहीं ओके ओके, देन दैट्स वेल एंड गुड, देन मैम वी कैन कंटिन्यू, राइट? सो ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगर होगा तो फिर कनेक्ट कर लेंगे लोग। 11:46 हो गई मैम, आई थिंक इट इज गोइंग टू कंटिन्यू ओनली, नो इश्यूज। मैसेज आया था मेरी स्क्रीन पे। ओके ओके मैम, ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। ये सबसे ज्यादा कंपोनेंट है हमारी बातचीत का। हम जो कहना चाहते हैं कि अगर आपने देखा होगा सड़क पे दो गाड़ियां टकरा जाती है तो एक ऐसे चौड़ा होकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है दूसरे के ऊपर, तो दैट इज बॉडी लैंग्वेज। ये शो कर रहा है कि ये अटैक करने वाला है, अटैकिंग पोजीशन। और अगर कोई इस तरीके से चुपचाप बैठ है, पीछे हट रहा है, तो ये शो करता है कि ये डर रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है जब आप कहीं भी जाके कम्युनिकेट करते हैं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स नहीं बताती, मैं आपको कि बॉडी लैंग्वेज को बातचीत करने में कैसे है, या हम पैर की मूवमेंट कंटिन्यूअसली हमारी पूरी बॉडी शेक कर रही है, या हम उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं जहाँ पे बोलना चाहिए, जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। स्टिफ भी नहीं रह सकते हम। अगर हम इंटरव्यू में गए, हम ऐसे टाइट होकर बैठ गए कि नहीं हिलना नहीं है क्योंकि वो दिख जाएगा कि हम नर्वस है, तो वो भी नहीं है। हमको रिलैक्स होकर बैठना है, क्योंकि जब हम रिलैक्स होंगे तो हमारी बॉडी से एनर्जी फ्लो होगी और ऑटोमेटिकली वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर आप टाइट होंगे, स्टिफनेस ऑल्सो शोज लैक ऑफ प्रेपरेशन, टू मच ऑफ एंजाइटी, बहुत ज्यादा टेंशन होना, ये दिखाता है। और अगर आप रिलैक्स बैठेंगे ये अच्छा रहेगा। तो बॉडी लैंग्वेज, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप ज्यादा आगे होके बैठेंगे चेयर पे, ज्यादातर लोग इंटरव्यूज में हम देखते हैं, हम जाते हैं इंटरव्यूज में, ज्यादातर लोग चेयर का बिगिनिंग का पोर्शन ही यूज करते हैं, कोने पे बैठेंगे चेयर के, एज इफ मौका मिला तो ही भाग जाएंगे तुरंत ही। मतलब उनको कहा जाएगा आप बैठिए, रिलैक्स होइए, तो वो नहीं बैठते, वो नहीं कॉर्नर पे बैठेंगे बिल्कुल स्टिफ, स्ट्रेस होके, बिल्कुल हाथ टेक के या हाथ नीचे रख के। तो आपको इसलिए बेस्ट है कि आप
कभी भी इंटरव्यू में या करियर में जहां भी आपको बातचीत करनी है किसी से भी, आप रिलैक्स पोजीशन में बैठिए, पीछे होके बैठिए, डोंट क्रॉस योर लेग्स। लेग्स क्रॉस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेग्स क्रॉस करना ऑल्सो टेंशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन शो करता है। आप आराम से बैठिए, आराम से अपनी चेयर के दोनों कॉर्नर्स, दोनों साइड्स पे हैंडल्स पे हाथ रख के बैठिए। दैट शोज कि आप ओपन हैं। अगर आप ऐसे करके बैठते हैं, हाथ क्रॉस बैठते हैं, ये शो करता है, अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ भी अगर इस तरीके से बैठे हैं, अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे बैठे हैं, ये शो करता है कि आप कुछ भी कहिए, मैं इसको नहीं ले रहा जो भी आप बात कह रहे हैं। दैट मीन्स आप ओपन कम्युनिकेशन के लिए, आपने उनको साफ मना कर दिया, हमको बात नहीं करनी। ये तरीका ये शो करता है। अगर आप ऐसे होते हैं या आप ऐसे होते हैं, दैट शोज कि आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप ओपन हैं जो वो कह दूसरे की ओपिनियन लेने के लिए। सो बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आप किस तरीके से शोल्डर, अगर आप जैसे हम आपको बताएंगे, अगर कोई डिप्रेशन में होता है पेशेंट हमारा, तो वो अक्सर शोल्डर्स नीचे रख के बैठता है, वो शोल्डर्स झुका के बैठता है, क्योंकि वो उसमें एनर्जी लेवल्स होती ही नहीं है, वो इतना डिप्रेस्ड और इतना वर्थलेस और होपलेस फील कर रहा होता है। तो अगर आपने देखा होगा जो प्राइड, अगर आपने बोला कोई कोई बहुत ही प्राउड फील कर रहा है अपने बारे में, तो वो इस तरीके से चलता है, मुंह उठा के, सर उठा के, बहुत बहुत सर ऊंचा कर रखा है इसने, ऐसी ऐसी बातें हम यूज करते हैं। दैट शोज ना बॉडी लैंग्वेज में कि उसके प्राइड है। तो हम किस तरीके से अपनी बॉडी को यूज करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि हम लैंग्वेज बाद में शो करेगी। जब आप रूम में एंटर करते हैं अपने इंटरव्यू के लिए या किसी भी जॉब में लगने के बाद भी आपकी बात कर रही हूँ मैं, अगर आप जॉब में लग भी चुके हैं तो आप अपने लैंग्वेज क्या, आर यू ओपन, आर यू क्लोज, आर यू रेडी टू फाइट, व्हाट डज इट सकते हैं, या टच का मीनिंग क्या है। तो हर जॉब में टचिंग अलाउड नहीं होता है, टचिंग इज नॉट डन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर का जॉब है, वो टच के बिना हो नहीं सकता है। डॉक्टर जब तक टच नहीं करेंगे वो फील नहीं कर सकते आपकी टेम्परेचर क्या है, आपकी बॉडी में पल्स रेट क्या चल रही है, वो नहीं पता कर पाएंगे। so, या बार्बर है जो बाल बाल काटने वाले हैं, या पार्लर वाले हैं, इवन समटाइम्स साइकोलॉजिस्ट आल्सो, या अगर आपके पेरेंट्स हैं, टच अगर वो आपको आपको करते हैं, आपको टच करते हैं, आपके टीचर्स फॉर एग्जांपल दे पैट, अगर वो आपको शाबाशी देते हैं, ऐसे करते हैं, दैट इज टच। टच इंडिकेट्स कि आप कितने स्ट्रेस क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं वो ये है कि जैसे कि अगर आपने कभी भी किसी को ब्लाइंड को रोड क्रॉस करवाई हो या रास्ता दिखाया हो, तो या तो आप उनकी कलाई पकड़ते हैं, ब्लाइंड की हाथ पकड़ लेते हैं या कलाई पकड़ लेते हैं, या शोल्डर से पकड़ लेते हैं कि चलिए हम आपको रोड क्रॉस करवा देते हैं। तो जब आप उनका ऐसे हाथ पकड़ते हैं, अगर आपने रियल एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आपने कभी किया होगा तो जैसे ही रोड में गड्ढे आते हैं, हमारे यहाँ आपने देखा ही है रोड्स में गड्ढे होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, होता है, वो ब्लाइंड पर्सन को अपने आप आपके टच के तरीके से मालूम पड़ जाता है कि अभी उसको रुकना चाहिए, कुछ रिस्क है। क्यों आपका जो माइंड में चल रहा है ना कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे गड्ढा आने वाला है, सामने है और मुझे इसको रोकना चाहिए। इससे पहले कि आपका जो मुंह से बोलोगे, उससे पहले आपका हाथ की एनर्जी, आप उसको हल्का सा टाइट ग्रिप कर लेते हो। जैसे आप उसको टाइट करते हैं, उसको मालूम पड़ जाता है कुछ है। तो वो टच भी बहुत ही क्लियर होता है। एंड इवन इन रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स, टच का मायने सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज की डेट में नो टचिंग इज अलाउड बिकॉज ऑफ the physical distancing and the corona problem that is there. So touching is like through gloves only, not in any other form. ठीक है। स्पेस लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज का मतलब है कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, हमारा क्या है, क्या हमें इस एनवायरनमेंट में बोलना चाहिए। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल देते हैं मैं आपको, जैसे आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो वहां पे पेरेंट होता है और बच्चा होता है। तो टीचर कुछ कंप्लेन करती है तो वो पेरेंट बच्चे को बोलता है तुम घर चलो, तुमको मैं घर पे डांटूंगा। सो दैट इज स्पेस लैंग्वेज। मतलब ये जो लैंग्वेज, ये जो स्पेस है, ये अलाउ नहीं करती है कि मैं आपसे इस तरीके मैं इस तरीके जहाँ यूज करूँ, मैं आपको डांटने वाली स्पेस नहीं है। तो हमारी जिस स्पेस में, हम जिस टाइम में है, वो मैटर करता है कि हमें कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तो वो स्पेस का झगड़ा हो जाता है, किसी बात पे
कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन क्या होता है, अगर आप उस वक्त अपने क्लासरूम में आपको कुछ कहना है उसको, आप अपने क्लास में खड़े, आप वहां नहीं कहेंगे, आप कहेंगे बाहर चलिए, हम बाहर जाके बात करते हैं। दैट इज स्पेस लैंग्वेज, जैसे इंडिकेटर कि यहाँ पे ये बात मायने नहीं रखती है या उचित नहीं है, हमको इसको सही जगह पे जाके बात करना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स, एनवायरमेंटल, हेलो, आसपास किस जगह पे हैं, क्या सामान है, ये भी मैटर करता है जब आप बातचीत कर रहे होते। टाइम लैंग्वेज ये है कि वक्त क्या है, क्या उस वक्त बात करनी चाहिए, क्या ये सही वक्त है बात करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बच्चे जब ट्रिप्स पे जाते हैं, कॉलेज ट्रिप्स पे, या जब हम भी जाते थे, तो हम सही वक्त देखते थे कि पेरेंट्स से परमिशन लेनी है तो किस वक्त लेनी चाहिए, या बॉस से छुट्टी चाहिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल से छुट्टी चाहिए, कुछ कोर्स करने के लिए लंबी छुट्टी चाहिए या कुछ ऐसा, तो आप किस वक्त जाके पूछेंगे। तो यू गो इनसाइड, पता चले वहां पे चेयरमैन और कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या कुछ हो रखा है, या कोई आ रखा है, या आज कोई स्पेशल फंक्शन चल रहा है कॉलेज में, आप उस दिन नहीं पूछेंगे। ये टाइम का इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल, कहाँ किस वक्त क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सारी चीजें मिलके डिसाइड कर जाती हैं कि क्या आप उस चीज में सक्सेसफुल रहेंगे कम्युनिकेट करने में अपने मैसेज को, या नहीं रह पाएंगे। एक और चीज है साइलेंस। साइलेंस पे मैं बाद में इंपॉर्टेंट, मैंने एक पूरी स्लाइड बनाई है साइलेंस पे, आई कम टू दैट। साइलेंस होता है चुप रहना। अब चुप रहना भी कितना जरूरी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट की बात है कि भाई बोलना तो बहुत ही जरूरी है, पर चुप रहना भी बहुत ही मजेदार चीज है और शानदार चीज है, इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल तो लड़ाई झगड़े जब होते हैं रोड पे अगर हो जाता है, आप चुप रह जाते तो कभी मामला शांत है किसी एक के चुप रहने से। कभी कभी साइलेंस इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा साइलेंस इज गोल्डन। नहीं रहता है तो हम इस पे बाद में आएंगे फिर से, बट साइलेंस भी बहुत जरूरी है बातचीत में। कहाँ आपको चुप रहना है, कहाँ आपको बोलना है, कब आपको दूसरे को मौका देना है बोलने का, कब आपको स्टॉप करना है उसको, कब आपको स्टार्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल से अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपसे हेलो, कोई सवाल और आप बीच में जंप मार के आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, इवन दो क्वेश्चन वो नहीं था, क्वेश्चन कुछ और ही बनता है बाद में, लेकिन क्योंकि आपको बड़ी जल्दी होती है आप स्टार्ट कर लेते हो, तो ये भी चीजें मैटर करती हैं। साइन, हमने कहा कि क्या क्या आप सिंबल्स कर रहे हैं, क्या आप इंडिकेट कर रहे हैं। साइन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल जो आर्मी वगैरह में होती है, जहाँ पे वो फील्ड में होते हैं, आर्मी की मतलब लड़ाई की फील्ड में होते हैं, वहां वो आपस में कह नहीं पाते। इधर से अगर मुझे लग रहा है कोई और भी है यहाँ पे टेररिस्ट या कुछ, हमारी फाइटिंग चल रही है, हम रिस्क जोन में हैं, हम बोल नहीं सकते, तो हम यहाँ से इशारा करते हैं, वो लोग इशारा करते हैं और उनका इशारा आपस में वो समझ जाते हैं। एंड ऑब्वियसली साइन की इम्पोर्टेंस डेफ एंड डम में तो बहुत ही ज्यादा है। जो लोग गूंगे बहरे हैं, जो नहीं सुन पाते, उनका तो यही माध्यम है साइन का। और सिंबल्स वो लोग यूज करते हैं जो ब्लाइंड भी होते हैं, उनके ऊपर वो ब्रेल लिपि अगर आपने देखी होगी, वो सिंबल्स होते हैं जिस तरीके से वो लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं। ठीक है। और पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज वो है जो लैंग्वेज के आसपास होता है, जो उसकी टोन है, टोनैलिटी, शब्द का पिच क्या है, अर्थ किस तरीके से बोला गया। जो आप गाना सुनते हैं, आपने देखा है ना, गाने की बेस बढ़ाते हैं, कभी उसकी पिच बढ़ाते हैं, कभी उसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, और जो निकल के आता है आउटपुट म्यूजिक का, वो म्यूजिक बदल जाता है। तो सिमिलरली जो हम बोलते हैं, अगर हमने उसको एम्फेसिस कहीं और किया तो उसका मीनिंग बदल जाता है। आई डिड नॉट से आई वॉज एंग्री विद यू, मान लीजिए, तो अगर आई डिड नॉट से पे मैं एम्फेसिस करूंगी तो पीछे का इंपॉर्टेंस नहीं है, पर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने बोला ही नहीं। ठीक है। और एक तरीका ये होता है, आई डिड नॉट से आई एम एंग्री विद यू, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं एंग्री हूँ, मेरा मतलब कुछ और था, बट मैंने हाँ ये बात बोली है, तो वो मीनिंग बदल जाता है कि जहां हम एम्फेसिस करते हैं, जहां हमारी टोन और पिच प्रेशर करती है, वहां पे बात का मायने चेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का, और अक्सर हम ये चीज पकड़ते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगी, जैसे कि कोई आपसे कुछ कहता है, मान लीजिए मैसेज में, आजकल हम लोग मैसेजिंग बहुत बात करते हैं ना, व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती है, अक्सर चैट्स में लड़ाइयाँ होती है। तो चैट्स में लड़ाई किस तरीके से होती है, जैसे आपको किसी ने कुछ कहा, अरे मुझे चोट लग गई, फॉर एग्जाम्पल ना, आज मैं बहुत दुखी हूँ, सो अगर मैं इधर से रिप्लाई कहती हूँ अच्छा, तो ये अच्छा सिर्फ एक
टाइपिंग में सिर्फ वर्ड जाता है अच्छा, रिटर्न में उसमें कोई टोन नहीं गई, कुछ नहीं गया। अब सामने वाला ऑलरेडी दुखी, चोट खाया हुआ है, अब उसने बोल दिया अच्छा, तुम तो बड़े खुश हो, अच्छा बोला तुमने, और मेरा मतलब सिर्फ यही था कि अच्छा लग गई तुमको, मतलब जो हम बोलते हैं अच्छा। सो जो सेम चीज है, एक और होता है, अरे मैंने ये किया या मुझे चोट लगी, तो मैं अच्छा तुम्हें, तो आई एम क्वेश्चनिंग, अच्छा ऐसा भी हुआ। सो सेम वर्ड अच्छा किस तरीके से बोला गया, उसमें टोन क्या थी, वो उसके मायने बदल देता है, कहाँ यूज हुआ और किस तरीके से यूज हुआ, उसके मीनिंग बदल दिए। और रिटर्न जो हम मैसेजिंग में बात करते हैं, अक्सर यही प्रॉब्लम होती है, एक तो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, दूसरा हमको फटाफट रिप्लाई करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, और सामने वाला उसको अपने इमोशन से पढ़ता है, जिसको मैंने आपको कहा ना रेड और ब्लू वाला फीडबैक, तो जो ब्लू वाला जो डिकोड कर रहा है वो अपने तरीके से डिकोड कर रहा है, क्या इमोशन उस हिसाब से। सेम चीज मैं आपको बोलूंगी, जब आप करियर्स में इंटरव्यू देने जाते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो दूसरा सामने पैनल में इंटरव्यूअर है, हो सकता है वो दूसरे तरीके से ले ले, इसीलिए आपको बहुत जरूरी है इसको पहले से प्रैक्टिस करना कि आप किस तरीके से बोलेंगे किसी बात को। अगर ये पूछा गया तो मैं किस तरीके से कहूंगा, मेरी टोन क्या होगी, मेरे जवाब क्या रहेंगे, और मैं कहाँ एम्फेसिस दूंगा। ठीक है, रश्मि, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, ये एक ही बच्चा है लेकिन इसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, तो इसको हम जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमको पेरेंट्स बड़े कर रहे होते हैं, केयर गिवर्स, स्कूल टीचर्स, हमारे जितने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उससे सीखते हैं कि दूसरे के इमोशंस कैसे पढ़ना है। ये नॉन वर्बल है सारे। अब इसमें एक में सरप्राइज है, एक में एक्साइटमेंट है, एक में हैप्पीनेस है, एक में क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चनिंग है, तो हर एक में बच्चे का एक्सप्रेशन अलग है। अब हम, ये हमारे पे डिपेंड करेगा एज एन इंडिविजुअल कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी खुद की समझ कितनी है इमोशंस के बारे में, तभी हम दूसरे की इमोशंस को पढ़ पाएंगे। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी कम्युनिकेशन का। अगर मुझे लगता है इंटरव्यूअर मेरे को पसंद नहीं कर रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन मुझे पढ़ने आना चाहिए ना, क्या हुआ, या उसको मेरा जवाब पसंद नहीं आ रहा है, क्या वो जो इंटरव्यूअर को जवाब पसंद नहीं आ रहा है, क्या वो उसका एक्सप्रेशन सच्चा है, या वो मेरे को ही धोखे में रखना चाह रहा है कि मैं अपना जवाब बदल दूं, तो किस तरीके से है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर यही दिखाने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें टच नहीं किया, पर मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस रश्मि, यू कैन गो ऑन। ओके, तो एक चीज जो हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में और चले जाएंगे, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में अगर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं कि हमारा पोस्चर कैसा है, हम जब बैठे हैं, क्या हमने आगे झुका हुआ है, क्या हमने पीछे झुकाव कर रखा है, क्या हम अपने घुटने एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, क्रॉस करके पैर बैठे हुए। पोस्चर बहुत जरूरी होता है, पोस्चर शो करता है कि किसी का कितना कॉन्फिडेंस है। आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे या जॉब में वर्क कर रहे होंगे, तो आप रूम में एंटर करते हो, आप वहीं से आपका इंप्रेशन बनना शुरू हो जाता है। आपका पोस्चर क्या है, क्या आप डर के आ रहे हैं, सबको ऐसे देख रहे हैं कि क्या कौन क्या क्या बैठा हुआ है, उस तरीके से देख रहे हैं, या आप ऐसे आते हैं, हाँ मुझे मालूम है, मैं अंदर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने बारे में, एंड आप सीधा एंटर कर जाते हैं। क्या आप इस तरीके से आते हैं, तो आपका पोस्चर, फिर आपका बैठने का पोस्चर, आई टोल्ड यू, आपके शोल्डर्स पीछे होने चाहिए, आप स्ट्रेट बैठने चाहिए, आपके हाथ या तो साइड पे हो या सामने ऐसे क्रॉस करके हो। ये सामने क्रॉस भी इसलिए आप रख सकते हो क्योंकि अगर आपके हाथ ज्यादा शेक कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा शेकीनेस कम करने के लिए, जो आप कांपते हैं इसको कम कर देगा। फेशियल एक्सप्रेशंस की आपके फेस पे वार्मथ होनी चाहिए, एक प्लेजेंट स्माइल होनी चाहिए जब आप आते हैं, और सबको विश करना चाहिए। सबको विश करने की बात भी यही है कि आप अगर 5 पैनल है तो 5 बार गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, एक ही बार गुड मॉर्निंग बोलेंगे, यू लुक एट एवरीवन, सो दैट इज योर फेशियल एक्सप्रेशन विद अ स्माइल। स्माइल solves a lot of problems। अगर आप, but don't smile when somebody is fighting, ठीक है ना, तो स्माइल का भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप कहाँ स्माइल करेंगे ये भी जरूरी है ना, कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां स्माइल करें तो पहले आप पिटेंगे, इसलिए स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप किसी को स्माइल, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, प्ले स्कूल की टीचर्स हमेशा बच्चों को स्माइल करके बुलाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि बच्चे आए, बच्चे उनको एक्सेप्ट करें। तो जब भी हमको कोई रिलेशनशिप नई स्टार्ट करनी होती है, डेवलप करनी होती है, तो हम उसमें स्माइल करते हैं, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं,
हो सकता है ये फेक हो, बट समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट. अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, चाहे ये फेक स्माइल है, बट इट शुड बी ए नाइस प्लेजेंट स्माइल, नॉट लाइक अ जबरदस्ती की स्माइल. तो ये इम्पोर्टेंट है पैनल को ये दिखाने के लिए कि आई एम अ नाइस पर्सन, आई एम अ कॉन्फिडेंट, कूल, प्लेजेंट पर्सन, जिससे कि वो आपसे सवाल पूछने के लिए ओपन हो जाए. ठीक है. वॉइस मैंने कहा, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपको मंदी आवाज में बात नहीं करना है. आपको ये नहीं बोलना है कि पैनल आपसे बार बार कहे अरे थोड़ा ऊंचा बोलिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा है. क्या आप क्लास भी ऐसी पढ़ाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इस तरीके से बात करेंगे? तो आप जो अपना वो जो पैनल है वो ये सोच रहा है कि ये पर्सन जॉब के लिए कितना सूटेड है. वो सूटिंग जो आपकी जॉब के साथ मैचिंग है, वो किस तरीके से डिसाइड करेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो. अगर आपकी आवाज अभी मंदी है तो आप 40 बच्चों की क्लास को क्या पढ़ा पाए. अगर आपकी आवाज अभी आप डर रहे हो, तो जब आपसे पेरेंट्स लड़ने आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसेप्शन पे हैं स्कूल पे, तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, या क्लाइंट आएगा तो किस तरीके से हैंडल करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से शो कर रहे हैं आपकी आवाज. तो यू शुड बी एनर्जेटिक, योर वॉइस शुड साउंड दैट आप में एनर्जी है, आप लो नहीं है, आप डल नहीं है. ठीक है. ओके, हैंड्स मैंने आपको कहा हैंड्स मूव करने हैं, लेकिन बार बार ये वो नहीं करना है. टू मच ऑफ मूवमेंट, शेकीनेस नहीं करना है. आपको हैंड्स मूव करने, आराम से रखना है. जब आपको लगे कुछ जरूरत है तो आप उसको उठा के बात कर सकते हैं, एंड देन यू कीप इट डाउन. आप ऐसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट नॉट टू मच. आईज की बात जब हम करते हैं, आईज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आईज आर, आपने सुना होगा, आईज आर दी यू नो द what you call the mirror to the soul. मतलब किसी की आत्मा को जानना है तो उसकी आंखों में जाके देखिए कि वो किस तरीके का इंसान. कि जब आप आई कांटेक्ट बनाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो जब लोग इन झूठ बोलते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं. तो आईज बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं. आईज हमें दिखाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, मूड लो होता है जिनका, वो अक्सर नीचे देखते हैं. जो मैंने आपको कहा, जो प्राइड बहुत अपने आप को बनते हैं, वो ऊपर को देखते हैं. ठीक है. तो आईज हमको बहुत एक्सप्रेशन देती हैं. जो इमोशनल होते हैं वो आपको देखेंगे, हो सकता है उनकी आंखों में पानी आ जाए. तो आईज बहुत एक्सप्रेसिव होती है. एंड जब आप इंटरव्यूज में जाएं, जो आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उनसे आई कांटेक्ट, नजर मिला के बात कीजिए उनसे. तो वो आपकी बात को सुनेंगे. अगर आपको चाहे डर लगे चाहे ना डर लगे, आपका पास कोई तरीका नहीं है. अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा है पैनल से, तो आपको उसी को देख के जवाब देना है. सवाल ऐसा नहीं कि 5 लोग हैं, एक ने सवाल पूछा, आप तीसरे को देख के जवाब दीजिएगा. नहीं, अगर एक ने पूछा है आप उसी को जवाब दीजिएगा. ठीक है. लेकिन आईज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इसलिए होती है कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपको डांट रहे हैं और आपने कुछ गलत किया है, तो आपको जरूर, सही बात है, आपको उनको नहीं देखना चाहिए, आपको नीचे देखना चाहिए उसको कि आपकी गलती है. ठीक है. तो आईज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे मीन अ लॉट. वॉकिंग, जब मैंने कहा आप रूम से अंदर आ रहे हैं, इट शुड नॉट बी कि आप जल्दी से दौड़ के चले आए चेयर के पास, इससे पहले कोई मुझे देख ले. फटाफट अपनी चेयर पकड़ लीजिए. जब आप वॉक करेंगे, वॉक जो होती है शो करती है वही एनर्जी लेवल्स और आपका कॉन्फिडेंस, आपका पोस्चर किस तरीके से. क्या आप टेढ़े वॉक कर रहे हैं, क्या आपकी एनर्जी लेवल्स लो हैं, आप बड़े लथार्जिक अपने शरीर को खींचे चले जा रहे हैं, या आप में एनर्जी है, आप बड़े, जैसे आपने देखा ना सोल्जर्स किस तरीके से वॉक करते हैं, स्ट्रेट स्टैंड अच्छे से वॉक कर रहे हैं, या आप स्टिफ है. देखिए, सोल्जर की वॉक और आपकी वॉक एक तो बराबर नहीं हो सकती क्योंकि यू आर नॉट अ सोल्जर. दूसरी बात ये कि स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, कि ये अकड़न नहीं होनी चाहिए. आप जो वॉक करें, आपके वॉक में नॉर्मलसी होनी चाहिए कि आप वो मूव कर रहे हैं बट झूलना नहीं है आपको. ठीक है. तो आप वॉक करें तो बड़ी स्ट्रेट एंड प्रॉपरली वॉक करें विद कॉन्फिडेंस. स्पेस, मैंने आपको बता दिया कि स्पेस, जहाँ भी आप हैं आराम से शांति से बैठिए.